जय हिंद। एक डिप्टी कमिश्नर रोज की तरह अपने दफ्तर में बैठा कामकाज को निपटा रहा था। तभी अचानक से एक व्यक्ति उनके दफ्तर में एंटर करता है। अंदर जब ये व्यक्ति जाता है तो नमस्ते करता है। उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में बातचीत करने के बाद ये व्यक्ति दफ्तर से बाहर निकलता है। तभी दफ्तर के बाहर सादे कपड़ों में कुछ लोग सीढ़ी के पास खड़े होते हैं, कुछ लोग बाथरूम में खड़े होते हैं। उनको यह इशारा कर देता है। जैसे ही डिप्टी कमिश्नर साहब के कमरे से बाहर निकले व्यक्ति की ओर से इशारा आता है, सभी के सभी सादे कपड़ों में मौजूद व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की ओर दौड़ते हैं। फौरन दरवाजा खोलते ही डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी के पास आकर ये लोग बताते हैं, हम पुलिस से आए हैं, विजिलेंस के अधिकारी हैं, फौरन जो भी रिश्वत का पैसा लिया है वो निकाल दीजिए। ये डिप्टी कमिश्नर हालांकि कथित तौर पर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद उनके टेबल से लेकर हर चीज की चेकिंग होती है और पैसे विजिलेंस के मुताबिक रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां पर डिप्टी कमिश्नर साहब का दफ्तर है। अब होता क्या है, 26 फरवरी के दिन एक एडम सर्विसेज नाम की कंपनी जीएसटी रिफंड के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालती है। जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली जाती है तो 2 दिन बाद ही इस एप्लीकेशन को डिप्टी कमिश्नर साहब की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब दरअसल होता क्या है कि जितने भी एक्सपोर्टर फर्म्स हैं उनको सरकार की ओर से छूट दी गई है कि अगर वो कोई चीज खरीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट में होना है तो उसके लिए जीएसटी का रिफंड क्लेम किया जा सकता है। अब ये जो रिफंड है वो लाखों में करोड़ों में हो सकता है, क्योंकि कंपनियां तो बड़े बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे ही इस कंपनी का भी जो जीएसटी का रिफंड था वो तकरीबन 20 लाख रुपए का था। 20 लाख रुपए के रिफंड को हासिल करने के लिए कंपनी द्वारा ड्यूटी लगाई गई दिशीप कुमार नाम के अकाउंटेंट की। अब ये अकाउंटेंट साहब कथित तौर पर डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के दफ्तर में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर धीरे धीरे 1-2 अधिकारियों से बातचीत की जाती है और फिर कथित तौर पर फाइनली डिप्टी कमिश्नर से संपर्क किया जाता है। उनसे बात की जाती है और कहा जाता है कि सर, हमारी कंपनी का 20 लाख रुपए का जीएसटी का क्लेम है, हमें वो पैसा चाहिए, पर वो एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट कर दी गई है। अब जब दिशीप कुमार नाम का ये व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर से कथित तौर पर यह बात कहता है तो उसके बाद उससे 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जाती है। उसे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि 2 लाख रुपए दे दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब जब ये बात दिशीप सुनता है तो उसके लिए भी ये अजीबोगरीब बात थी। उसने अपनी कंपनी के सीनियर अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया कि सर, अगर रिफंड लेना है तो 2 लाख रुपए यानी कि जीएसटी रिफंड का कुल 10% हिस्सा देना होगा। अब जब ये बात कंपनी के सीनियर अधिकारियों को पता चलती है तो वो बैठकर इस मुद्दे पर विचार करने लगते हैं। उनके द्वारा ये बात सोची जाती है कि अगर एक बार हमने रिश्वत के पैसे दे दिए कोई बात नहीं, पर उसके बाद यह सिलसिला हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमेशा जब भी जीएसटी रिफंड चाहिए होगा तो हमें डिप्टी कमिश्नर साहब को पैसे देने होंगे। अब इसके लिए एक रास्ता खोजा गया और रास्ता यह था कि विजिलेंस को, पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। अब फिर फाइनली जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल किया जाता है इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा और पूरी बात बताई जाती है कि किस तरह से उनकी कंपनी की ओर से जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई किया गया था, पर डिप्टी कमिश्नर साहब की ओर से 2 लाख रुपए यानी कि जो जीएसटी रिफंड आना है उसका 10% हिस्सा मांग लिया गया। अब जैसे ही ये बात हेल्पलाइन पर बताई जाती है उसके बाद पुलिस और खास तौर पर विजिलेंस एक्टिव होती है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरविंद चतुर्वेदी की ओर से कथित तौर पर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को एक कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है कि आप हमारे दफ्तर में आकर हमसे मुलाकात कीजिए। अब मुलाकात के लिए एक दिन फिक्स किया जाता है और वहां पर जाकर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव दिशीप कुमार पूरी बात बताता है कि किस तरह से उनकी ओर से
26 फरवरी को जीएसटी रिफंड के लिए एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में डाली गई थी, जिसे ठीक 2 दिन बाद रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब ये पूरी बात विजिलेंस के सुपरिटेंडेंट पुलिस को पता चलती है तो उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए तुरंत एक्शन के लिए टीम तैयार की जाती है। इसके साथ ही दिलीप कुमार को कहा जाता है कि आप फौरन एक कंप्लेंट दीजिए, पुलिस में एक शिकायत दीजिए जिसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकें। 5 मार्च 2024 को एक कंप्लेंट ले ली जाती है दिलीप कुमार से, जिसमें कि पूरी घटना का रिश्वत मांगने से लेकर उसके बाद जो जो कुछ हुआ उन सब का विवरण होता है। अब इसके बाद जैसे कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम करती है उसी तरह से विजिलेंस ने भी काम किया। विजिलेंस के अधिकारियों ने सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, चुपचाप सीक्रेट तरीके से इंक्वायरी की गई और पता चलाया गया कि क्या डिप्टी कमिश्नर साहब की ओर से किसी भी तरह की रिश्वत की मांग की गई है। और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में निकलकर सामने आया उससे कई अधिकारियों के कान खड़े हो गए। इसके बाद प्रशासन के डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को बताया गया और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए भी बातचीत की गई, जिसके बाद हरी झंडी मिल गई। अब फिर फाइनली दिलीप कुमार को विजिलेंस की ओर से बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि अब आप आगे के एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। जो रिश्वत डिप्टी कमिश्नर द्वारा मांगी गई है उस रिश्वत के पैसे को इकट्ठा किया जाए और फाइनली उन्हें देने के लिए एक दिन निश्चित कर लिया जाए। अब विजिलेंस के बताए मुताबिक दिलीप कुमार एक दिन फिक्स करता है डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने जाने के लिए और 2 लाख रुपए का इंतजाम अपनी कंपनी के सीनियर अधिकारियों से संपर्क करके कर लेता है। अब इस बीच आपको यह बता दें कि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 12 मार्च को डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जो ग्रीन सिग्नल मिला था उस हिसाब से जीएसटी के रिफंड के लिए एक नई एप्लीकेशन भी कंपनी की ओर से लगा दी जाती है। इस बीच जो विजिलेंस है वो अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर रही थी और उसके बाद फाइनली दिलीप डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में उनको पैसे देने के लिए पहुंच जाता है। अब जब दिलीप कुमार नाम का ये अकाउंटेंट डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में पहुंचा तो उस समय कुछ लोग सादे कपड़ों में सीढ़ियों के पास खड़े हुए थे और कुछ लोग बाथरूम में मौजूद थे जो कि एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। अब दिलीप कुमार दफ्तर के अंदर जाता है, डिप्टी कमिश्नर साहब को नमस्कार करता है, उन्हें कहता है कि सर आपके जो निर्देश मिले थे उसके मुताबिक पैसों का इंतजाम कर लिया गया है, 2 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं। अब इसके बाद दिलीप कुमार नाम का ये अकाउंटेंट डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र पांडे को 2 लाख रुपए की रकम कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पकड़ा देता है। अब जैसे ही ये 2 लाख रुपए पकड़ाता है उसके बाद ये दफ्तर से बाहर निकलकर आने लगता है। अब दिलीप कुमार जैसे ही दफ्तर से बाहर आता है तो कुछ लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो उनको इशारा करता है। जो लोग बाथरूम में खड़े थे और सीढ़ी के पास सादी वर्दी में खड़े थे वो फौरन से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एक्शन में आते हैं और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की तरफ दौड़ने लगते हैं। फौरन डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर के अंदर एक टीम सादी वर्दी में यानी सादे कपड़ों में एंटर हो जाती है। डिप्टी कमिश्नर साहब को बताया जाता है कि सर आपके यहां विजिलेंस की रेड पड़ी है। अब जैसे ही ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो डिप्टी कमिश्नर साहब बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और ये सब कुछ जो हो रहा था उसकी लाइव वीडियोग्राफी भी की जा रही थी। अब जो विजिलेंस के अफसर हैं, जो पुलिस अफसर हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब को डांटते हुए कहते हैं कि आपके पास जो रिश्वत के पैसे हैं वो चुपचाप खुद ही निकाल दीजिए। और डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि ना मैंने रिश्वत ली है और ना मेरे पास कोई पैसे हैं। फिर हो जाती है शुरू डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की चेकिंग। सबसे पहले टेबल के अंदर जो ड्रॉर होते हैं उन्हें चेक किया जाता है, दफ्तर को पूरे को चेक किया जाता है, पर जो टेबल की ड्रॉर है उसमें 2 लाख रुपए की रकम बरामद हो जाती है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब यह मामला कोर्ट में गया तो डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि उनकी ओर से कोई भी रिश्वत का पैसा नहीं लिया गया, बल्कि जिस समय मेरी गिरफ्तारी हुई उस समय वहां पर एक व्यक्ति मौजूद था जो मेरे टेबल के पास खड़ा था और उसने किसी तरीके से ये पैसे रख दिए होंगे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करते हुए मुझे गिरफ्तार दिखा दिया गया, यानी कि रिश्वतखोर साबित करने की कोशिश की गई। अब इस पूरे मामले में जो विजिलेंस है उसने एफआईआर रजिस्टर की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत। अब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसकी धारा 7 के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे
7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। इस पूरे मामले में माननीय अदालत जो भी फैसला करेगी वही अंतिम तथ्य होगा। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? इस मामले से हमें सीख यह मिलती है कि अगर इस अरेस्ट में, इस ट्रैप में कोई भी सच्चाई है तो हमें यह समझना होगा कि आप और हम, कोई भी व्यक्ति समाज का कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कितनी ही बड़ी सरकारी पोजीशन हासिल कर ले, आईएएस अफसर बन जाए, आईपीएस बन जाए या और भी किसी पोजीशन पर आ जाए, पर कभी भी अपने पद का दुरुपयोग ना करें। हमेशा सच्चाई से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। और अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करता है तो इतना जरूर समझ लीजिएगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भ्रष्टाचारी आज नहीं, कल नहीं, 2 साल तक नहीं, कुछ सालों तक नहीं गिरफ्तार हो सकता, पर एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में जरूर फंस ही जाता है। जय हिंद।